क्वेश्चन नंबर 1 है और पूछा गया है कि यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन जो है वह एवरेज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर किस तरह से डिपेंड करता है, मतलब इंक्रीज होने पे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या डिपेंड नहीं करता है। तो हमें पता है कि डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ऑब्वियस है कि म्यू अगर हम एवरेज म्यू को क्या मान लें, एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू जब बढ़ेगा तो डेल्टा भी यहाँ इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये और पूछा गया है कि जब हम ग्लास प्रिज्म को वाटर में डिप करेंगे तो इसका डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, मतलब इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या चेंज डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि जो है डिस्पर्सिव पावर डिक्रीज होगा। क्यों? तो इसका जवाब होगा कि डिस्पर्सिव पावर हमें पता है कि डिपेंड किस पे करता है, एंगल ऑफ डेविएशंस पे। और डेविएशंस का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। मतलब म्यू अगर ज़्यादा होगा तो डेल्टा भी ज़्यादा होगा, म्यू अगर कम होगा तो डेल्टा भी कम होगा। और हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो होता है वह कम होता है कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब चूंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पानी के अंदर जो ग्लास का है वो कम हो गया है तो डेल्टा भी कम होगा, मतलब डिस्पर्सिव पावर जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और कहा गया कि एक थिन प्रिज्म है जिसका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा दिया गया है। अगर 3 ऐसे ही मतलब आइडेंटिकल प्रिज्म को अगर एक साथ कंबाइन करें तो मिनिमम जो है डेविएशंस क्या होगा। तो मान लीजिए हम 3 जो है जिसका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, अगर इस तरह के 3 प्रिज्म ले लें और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव एंगल अगर एक दूसरे का अपोजिट भी रखें तो एक प्रिज्म मान लेते हैं दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट यानी अनडेविएट कर देगा। लेकिन जो थर्ड प्रिज्म है उससे डेल्टा डेविएशन होगा। मतलब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि मिनिमम डेविएशन कितना होगा, तो एक प्रिज्म की वजह से जो डेविएशन है वो तो होगा ही होगा। तो यहाँ बी जो है राइट आंसर होगा। नंबर 4 में पूछा गया कि यहाँ जो 2 स्टेटमेंट दिया गया है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है या दोनों ही रॉन्ग है। तो हमें पता है कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है ना, उसके पास जो वेवलेंथ होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एटम के द्वारा, है ना। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। और जो बैंड स्पेक्ट्रा है वो जो बंच ऑफ वेवलेंथ्स है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा। इसका मतलब है कि सेकेंड जो स्टेटमेंट दिया गया है ये भी करेक्ट है ना। तो ए और फर्स्ट स्टेटमेंट ए और बी सेकेंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। सो हियर डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है ये और पूछा गया है कि जो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ है, एक है वायलेट लाइट और एक बार हम यूज़ करते हैं रेड लाइट, तो किसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि जो अगर हम लेंस में का फॉर्मूला देखें तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि फोकल लेंथ जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, है ना। अब एक चीज और, चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना। यानी कि अगर मान लेते हैं रेड लाइट, तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड लाइट का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है, तो चूंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा। मतलब रेड का जो फोकल लेंथ होगा वह वायलेट से ज्यादा होगा। तो यहां सी जो होगा और राइट ऑप्शन होगा।